चलो शुरू करते हैं। CGPSC ACF या फॉरेस्ट रेंजर के लिए मैं फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और ये लेक्चर नंबर 5 है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं MCQ। आज हम लोग MCQ करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से पहले कि आप लोग पॉज करके पहले इस क्वेश्चन सबको लिख लें या देख लें, पढ़ते जाएं और उसके बाद सबका आंसर देने का कोशिश करें। उसके बाद फिर नहीं बनता है तो वीडियो आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग से वीडियो रोक लीजिए और पहले खुद से कोशिश कीजिए। 5 क्वेश्चन है, जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, मेरे को हिंदी में क्वेश्चन मिला तो मैंने हिंदी में लिख दिया है। मैं सब समझाऊँगा, मैं ऐसा पढ़ाऊँगा कि हिंदी मीडियम वाले का भी कवर हो और इंग्लिश मीडियम वाले का भी कवर हो। मैंने देखिए हम लोग का जो आम बोलचाल का भाषा है नॉर्मल, उसी में मैं समझाता हूँ, उसी में समझाऊँगा। बस हिंदी और इंग्लिश मीडियम में फ़र्क क्या होगा, वर्ड्स, जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अब आप लोग को बस वर्ड जानना है कि इस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक। उसके बाद शुरू हो जाइए। हिंदी मीडियम वाले हैं, अगर मैंने इंग्लिश में लिखा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो आप उसका हिंदी देख लीजिए क्या होता है, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले हैं, मैंने हिंदी लिखा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो मैं इसका मतलब बता दूं, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। प्लीज़ वीडियो शुरू होते कोई इंग्लिश मीडियम वाला होगा तो इसको छोड़ के भाग मत जाना, देखो मैं समझाऊँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसा आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर होता है, पता है, जिसकी दिशा होती है। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। जो हम लोग सीखे हैं, हम लोग क्या सीखे हैं, 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज, यहाँ -q, यहाँ +q, छोटे से डिस्टेंस कुछ 2a मान लीजिए पे रखा है तो ये डाइपोल कहलाएगा। और डाइपोल मोमेंट p का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, ऐसा होता है p का डायरेक्शन, ये है p का डायरेक्शन, वेक्टर p कहाँ से कहाँ होता है मैंने साफ साफ समझाया था पिछले वीडियो में, माइनस से प्लस। तो हम लोग सीधा बोल देंगे नेगेटिव से पॉजिटिव आवेश की ओर। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव आवेश की ओर, मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। ये डायग्राम किसी भी क्या फिजिक्स में जहाँ भी या किसी भी सब्जेक्ट में आपको डायग्राम मिलता है, डायग्राम बहुत तगड़ा चीज़ है ना, डायग्राम आपको सब कुछ बताता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मेरे को ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव तो होगा नहीं, दक्षिण से उत्तर कोई सेंस नहीं, उत्तर से दक्षिण कोई सेंस नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ। अब आप लोग देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव, मैं इसका यहाँ पे इंग्लिश लिख रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता मतलब इंटेंसिटी सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरी r है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल से कुछ दूरी पर किसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। दूरी r अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल। किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो अब इसके लिए कल हम लोग डाइपोल के लिए फॉर्मूला निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, तो जो जनरल फॉर्मूला निकाले थे उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या था, E = 1/4πε0 p/r³, ठीक है, √3 cos² θ +1, 3 cos² θ +1। तो अब आप देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती। मेरे हिंदी कुछ गलत हो जाता हो तो प्लीज़ माफ़ करना, ठीक है। किसके प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग बोलेंगे E प्रोपोर्शनल है 1/r³ के,
एक तरीके से मैंने पढ़ा, मेरे बात पे ध्यान देना। E प्रोपोर्शनल है 1/r³ के, किसके प्रोपोर्शनल बोल रहा हूँ? E प्रोपोर्शनल 1/r³। इसको दूसरे तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। और जब प्रोपोर्शनल वर्ड यूज़ करेंगे तो ये पूरा बोलेंगे। E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। E 1/r³ के समानुपाती होता है, ठीक है, और E r³ के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका आंसर C होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग से बन जा रहा होगा। चलिए इस सेकंड वाले को भी मैं मिटा देता हूँ। कुछ भी दिक्कत हो, लगे कुछ गलत है तो प्लीज़ कमेंट करके बताने का है, या कुछ डाउट हो तो। अब बोल रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक। मात्रक बोले तो यूनिट। क्या यूनिट होगा? तो हम लोग सीधा फॉर्मूला लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाई चार्ज, ठीक है। फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब ये क्या हम लोग कर रहे हैं? यूनिट निकालना है। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, नीचे कूलम, तो न्यूटन बाई कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। थर्ड वाला भी मैं मिटाल रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या बोल रहा है। धातु के दो समरूप गोले, दो समरूप गोले हैं, मतलब साइज भी सेम, मटेरियल भी सेम, शेप भी सेम, सब सेम। एक पे प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश दिया गया, एक पे प्लस क्यू चार्ज दिया गया, एक पे माइनस क्यू चार्ज दिया गया। अब इन सब में से ऑप्शन चुनना है आपको। दोनों गोले का द्रव्यमान बराबर होगा, या पॉजिटिव आवेश वाले गोले का द्रव्यमान मतलब मास ऑफ पॉजिटिव क्यू निगेटिव आवेश वाले गोले के द्रव्यमान से कम होगा, लेस देन मास ऑफ निगेटिव स्फीयर। पॉजिटिव स्फीयर का मास जो है निगेटिव स्फीयर के मास से कम होगा, या निगेटिव आवेश वाले गोले का द्रव्यमान मतलब मास पॉजिटिव वाले के द्रव्यमान से मास से कम होगा। चौथा ऑप्शन क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ अबव दिस, मतलब ऊपर में से कोई नहीं। तो अब देखो, जो जिस पे निगेटिव चार्ज है मतलब उसमें क्या आया है? कहीं से हम लोग इस पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। गेन हुआ मतलब इसको इलेक्ट्रॉन मिला है, और इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। इस पे से इलेक्ट्रॉन, इसमें से निकला है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास होता है, हम लोग जानते हैं। तो जिसमें से लॉस हुआ वो कम हुआ, और जिसको इलेक्ट्रॉन मिला वो ज़्यादा हो। मान लो इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन कम हो गया पॉजिटिव वाले में से। पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन हमारा निकल जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज, तो 10 इलेक्ट्रॉन निकला मतलब 10 इलेक्ट्रॉन का मास कम हुआ। यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन आया चार्ज, तो इसका मतलब क्या है? इसके पास माइनस चार्ज है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आया है। इसका मतलब क्या है कि इसको गेन हुआ है, इसको मिला है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जुड़ा है क्या? 10 इलेक्ट्रॉन का मास। तो हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वाले का मास कम होगा, निगेटिव वाले का मास ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही आंसर होगा, ठीक है। क्यों इसका मास ज़्यादा है निगेटिव वाले का? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसको कुछ इलेक्ट्रॉन मिला है, ठीक। अब ये फोर्थ वाला भी मैं मिटाल देता हूँ, ठीक है। अब फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है? फिफ्थ वाला बोल रहा है कि पॉजिटिव आवेश वाले वस्तु में होती है, क्या होती है? अगर कोई पॉजिटिव है, कोई कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज है, किसी में या किसी में पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। अब मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, नेक्स्ट और क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर आता हूँ। चलिए फिर से, जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप लोग इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। देखिए पहला क्या बोल रहा है
कि 1 कूलम तथा 1 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम के दो आवेश, मतलब दो चार्ज है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम रखा है और यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम रखा है। दो चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, r दूरी पर रखा हुआ है, वायु में मतलब हवा में है, ठीक है। उन पर लगने वाले बलों का अनुपात है। अनुपात मतलब अनुपात मतलब रेशियो। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं, दोनों पे कैसा फोर्स लगता है। देखो ये सब इतना डाटा जो दिया है ना, कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसमें कुछ कैलकुलेशन हमको करना ही नहीं है। हम लोग यहाँ जानते हैं, अगर मान लीजिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये भाई साहब इसको दूर भगाएंगे और ये भाई साहब इसको दूर भगाएंगे। ये मान लीजिए F1 है, ये F2 है। तो F1 और F2 क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होता है। मतलब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मान और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होगा, बराबर होता है। क्यों होता है बराबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होता है। एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाएंगे तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1:1 का रेशियो, क्योंकि दोनों फोर्स तो बराबर है। तो मान लीजिए ये भी F है और ये भी F है, तो F/F क्या हो जाएगा, 1/1 = 1:1 का रेशियो। तो इस 6 नंबर क्वेश्चन को मिटाल रहा हूँ मैं। आप लोग पहले इसको खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन अगला क्या है, P आघूर्ण। आघूर्ण मतलब क्या होता है, मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जो होता है। P आघूर्ण वाले किसी वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर समरूप वैद्युत क्षेत्र E, समरूप मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र, मतलब एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाले बल के आघूर्ण का मान है। अब बल का आघूर्ण क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। बल का आघूर्ण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स। ऊपर का आ रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। और टॉर्क बराबर क्या आया था हमारा, PE sin θ आया था, या इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो हमारा आंसर क्या होगा, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ठीक है। इसको भी मिटाल देता हूँ, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो बराबर तथा विपरीत मतलब इक्वल और अपोजिट। तो मतलब एक -2 माइक्रोकूलम आप ले लीजिए और एक +2 माइक्रोकूलम आप ले लीजिए चार्ज, और इनके बीच का दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻2 मीटर। 100 से डिवाइड कर दिए, 10⁻2 लिखते हैं। विपरीत आवेशों के बीच दूरी 3 सेंटीमीटर। इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q × 2a। अब इस क्वेश्चन में कई लोग गलती ये कर देते हैं कि ये जो डिस्टेंस दिया है इसको a समझ लेते हैं, ये a नहीं। अब आप याद कीजिए कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम क्या लेते थे, 2a लेते थे। तो ये 3 सेंटीमीटर दिया है, क्या है ये, 2a बराबर 3 सेंटीमीटर। आप इसके जगह पे इसका वैल्यू रखिए। q की वैल्यू क्या है, 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁻6। तो चार्ज q बराबर क्या है, 2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम 2 × 10⁻6 कूलम। तो 2 × 10⁻6 इंटू चार्ज की वैल्यू रख दी, और 2a की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻²। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 = 6 इंटू 10⁻6 और -2 -8। और यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट क्या है, कूलम्ब है, और इसका यूनिट क्या है, मीटर है। तो कूलम्ब मीटर। ये सब ऑप्शन सेंटीमीटर नहीं है, कूलम्ब मीटर है,
तो ये होगा इसका आंसर। कई लोग गलती कर देते हैं, ए समझ लेते हैं इसको, ठीक है, ये जो 3 सेंटीमीटर दिया है कई लोग इसको ए समझ लेते हैं। अब आप अगर ए समझेंगे इसको तो आंसर गलत आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, फिर से मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ, आगे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखिए फिर से कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए या पॉज करके पहले आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा उसके बाद ही आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। बनने के बाद भी आप वीडियो को देखिएगा कि मैं कैसे बना रहा हूँ, मैं कैसे सोच रहा हूँ, ठीक है। आप लोग पहले इसको खुद से ट्राई कीजिए, बन जाता है तो भी अच्छी बात है, नहीं बनता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आके देखिए, बनता है तो भी देखिए, नहीं बनता है तो भी देखिए, ठीक है। अब देखिए निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 का ऐसा यूनिट है। अब आप देखिए हम लोग इतना ही जगह अपने पास इसी में लिखते हैं, तो F बराबर क्या होता है, फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अच्छा, अब अगर हम इन सब को इधर भेज दें, F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए आप लोग ध्यान से, क्या किया मैंने यहाँ पे R स्क्वायर को इधर भेज दिया है तो इधर नीचे था, उधर F के पास आ गया, यहाँ Q1 Q2 को इधर भेजा है तो इधर ऊपर था, इधर नीचे आ जाएगा। अब आप देखिए हमको एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए, तो इन दोनों साइड को हम लोग उलट देते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, इधर इधर भेज दीजिए, उलट दीजिए, क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई F R स्क्वायर। ठीक है, आ रहा है नीचे। हाँ, अब आप देखिए कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, ये दोनों तो कांस्टेंट है, ये टर्म तो कांस्टेंट है, इसकी बात नहीं करते हैं। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, जो इसकी यूनिट होगी, तो हम लोग इसकी क्या निकाल लें, यूनिट निकाल लेते हैं। तो अब देखिए Q1 का कूलम्ब, Q2 का भी कूलम्ब, अपॉन नीचे क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, R स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, तो कूलम्ब इंटू कूलम्ब, कूलम्ब स्क्वायर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कूलम्ब स्क्वायर, और न्यूटन नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो न्यूटन का पावर -1, नीचे 1 है पावर, ऊपर जाके -1, और m का पावर 2 है तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन, क्या पढ़ेंगे, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए कौन सा है, ये वाला है, बी ऑप्शन है, ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूँ, 9th नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, एक अल्फा कण मतलब अल्फा पार्टिकल इतना वाले वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना दिया है, 15 इंटू 15 ही है ना, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ 15 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब दिया है, वाले वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है, रखा हुआ है, इस पर लगने वाले बल का मान क्या होगा। तो सबसे पहली बात हम लोग शुरू करते हैं, E बराबर क्या होता है, F/Q, हमको क्या चाहिए, F की वैल्यू चाहिए, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू E। अब ये Q कौन सा चार्ज हमको नहीं पता है, अल्फा कण पे, अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है, तो मान लेते हैं Q अल्फा। मैं आप लोगों को साइड से बता दूं कि चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, इसको आप बोल लीजिए 2Q अल्फा लिख देते हैं, ये कितना होता है, 2E होता है, कितना होता है, +2E, इतना कूलम्ब होगा, +2E कूलम्ब, इतना चार्ज होता है। जिनको नहीं याद है इसको नोट कर लेंगे, अल्फा पार्टिकल पे +2E कूलम्ब चार्ज होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग पुट करने वाले हैं, Q अल्फा के जगह पे +2E इंटू E की जगह पे E की वैल्यू क्या है, 15 इंटू 10⁴, इसको मैं डाल दूँ, ठीक है। अब E की वैल्यू कितनी होती है, आप लोग इसमें E की वैल्यू पुट कर लें, 1.6 इंटू, 1 मिनट मेरे भी ध्यान से निकल गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, हाँ
यही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻², ई की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू क्या लिख दिया मैंने 15 इंटू 10⁻⁴, 15 इंटू 10⁻⁴। ओके, मैं इसको मिटाल रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 अगुना 1.6 अगुना, अब 10 का पावर -19 अब +4 कितना हो जाएगा 10 का पावर -15। अब ये एक ज़ीरो हटा के आप यहाँ हटाइएगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻14 हो जाएगा। ठीक है, एक ज़ीरो हट गया क्योंकि ये 30 मतलब 10 का पावर +1 है। ठीक है, 3 इंटू 10 का पावर 1। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 3 48 मतलब 4.8 इंटू 10⁻⁻14। और इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स निकाल रहे हैं तो न्यूटन। तो आप देख लीजिए कौन सा है, ये ए हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट मार कर गिर गया। आ गया आंसर। आप लोग में से किसी को भी कुछ भी डाउट होता है तो वो पूछेंगे मेरे से, कमेंट करें या पूछें, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। ठीक है, 11th क्या बोल रहा है, दूरी r पर स्थित आवेश q, दूरी माने डिस्टेंस, r पर स्थित कोई आवेश क्या है +q है तथा -q है, उनके बीच बल F है। ठीक है, ओके ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, यदि एक आवेश स्थिर हो तो मान लीजिए आपकी यहाँ +q है, यहाँ एक चार्ज है +q और यहाँ पे एक चार्ज है -q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। ठीक है, और इनके बीच में क्या फोर्स लग रहा है, F फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, एक दूसरे को खींचेगा, F फोर्स लगेगा। अब आगे पढ़ते, यदि एक आवेश एक चार्ज स्थिर हो जाए माने रुक जाए, ये चार्ज रुक गया है, स्थिर हो गया है ये चार्ज। ठीक है, तो दूसरे आवेश को उसके चारों ओर त्रिज्या r, त्रिज्या मतलब रेडियस, r के वृत्त मतलब सर्कल, परिक्रमा करने पर कार्य होगा। तो बोल रहा है कि अगर एक चार्ज फिक्स हो जाए, दूसरा चार्ज उसके चारों तरफ ऐसा परिक्रमा करे मतलब घूमे एक सर्कल में जिसका रेडियस r है, तो वर्क डन क्या होगा। तो अब हम लोग को इस क्वेश्चन में घुसना ही नहीं है। अब मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं, जैसे समझ आता है वैसे आप लोग समझेंगे। अगर किसी सर्कल में कोई घूम रहा है ऐसे, तो सेंटर के तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F लगता है और ये जा कैसे रहा है ऐसे। हर पॉइंट पे आप डायरेक्शन देखेंगे तो ये, तो अगर इसी पॉइंट पे अगर हम लोग डायरेक्शन का बात करें इस पॉइंट पे, तो ये इधर भागने की कोशिश करेगा लेकिन ऐसा घूम जाता है। तो फोर्स और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट वाला, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या लिख लेते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं यहाँ, उसके लिए ds ले लेते हैं। तो कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता दूं तो वर्क ज़ीरो होता है। अगर कोई भी कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कल में घूम रहा है तो वर्क क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब वो कैसे होगा आप लोग देखिए, वर्क बराबर क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये बच्चे वाला फॉर्मूला होता था। हम लोग क्या जानते हैं, वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है, और ये F और S का डॉट प्रोडक्ट होता है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो दोनों डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, स्केलर आता है। तो ये क्या होता है Fs cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री है, तो आप रख दीजिए Fs 90 डिग्री। अब F और S कितना उससे मतलब ही नहीं है, cos 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो ये वैल्यू 0। तो हमारा आंसर क्या होगा 0 0। ठीक है, इसको भी मैं डाल रहा हूँ, ये आप समझ लीजिए। इसको नहीं समझ आएगा तो मेरे को बताइएगा, वीडियो रिपीट कर करके देख लीजिए, फिर भी नहीं समझ आए तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। अब 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आघूर्ण P वाले, मतलब आघूर्ण क्या होता है मोमेंट, मतलब ये डाइपोल मोमेंट P वाले किसी विद्युतीय द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के समरूप
विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय समरूप विद्युतीय क्षेत्र मतलब क्या हुआ, आप समझ ले सकते हैं इक्विवेलेंट मतलब बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड है। विद्युतीय क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ये बस क्वेश्चन नहीं है, बस मैं क्वेश्चन एमसीक्यू बस सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं साथ में कई सारा आपको बीच में कोई कॉन्सेप्ट आएगा, कोई टॉपिक आएगा, वो भी क्लियर कराते जाऊँगा। क्योंकि अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कि बहुत लंबा लंबा वीडियो बन जा रहा है, बहुत क्या क्या टॉपिक आ जा रहा है, इसीलिए मैंने टॉपिक को थोड़ा सा कम कर दिया है। अब उस टॉपिक को मैं कैसे कवर करूँगा, तो जब हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा जो हम लोग पढ़े नहीं हैं तो फिर मैं उसको कवर करूँगा। अब जैसे यहाँ पे एक आ गया आघूर्ण P मतलब डाइपोल मोमेंट P वाले किसी विद्युत द्विध्रुव को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, बड़ा छोटा नहीं है। इसमें हम लोग अपना डाइपोल रख देते हैं, यहाँ -q, यहाँ +q चार्ज, तो इधर फोर्स क्या लगता है +q इंटू ई बराबर क्या होता है F/q, तो F बराबर q इंटू ई, और इस पर इधर फोर्स लगेगा, क्या फोर्स लगेगा -q इंटू ई। ये सब पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे, ठीक है। अब मैं एक फॉर्मूला नोट करा रहा हूँ, वो फॉर्मूला आप लोग नोट करेंगे। वर्क डन इन रोटेटिंग a dipole in uniform electric field from θ1 to θ2। θ1 θ2 क्या है, एंगल है, एंगल है, ठीक है। तो वर्क डन, अगर मान लीजिए हम इसको अभी कुछ एंगल है θ1, मान लीजिए अभी एंगल है θ1, अब इसको हम लोग ऐसा घुमा के ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर दी, अब एंगल क्या हो गया θ2 हो गया। तो θ1 से θ2 रोटेट करने में वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला आप लोग नोट करेंगे, W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। फॉर्मूला सब नोट करेंगे, PE cos θ1 माइनस cos θ2। और अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछ दे तो वर्क ही क्या होता है, एनर्जी होता है, उसके लिए भी यही फॉर्मूला होगा, ठीक है। cos θ1, θ1 क्या है, इनिशियल एंगल है, ठीक है, मतलब जो शुरू में एंगल था, शुरुआत में एंगल था, और θ2 क्या है, फाइनल एंगल, और P क्या है, डाइपोल मोमेंट है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, आघूर्ण P वाले किसी विद्युतीय द्विध्रुव को समरूप विद्युतीय क्षेत्र E की दिशा से, मतलब पहले दिशा कैसा है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, इसी डायरेक्शन में पहले रखा हुआ है, ये हमारा डाइपोल पहले ऐसा ही रखा हुआ है। तो इनिशियली अब देखिए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके साथ ये डाइपोल कितना एंगल बना, कोई एंगल नहीं बना, जीरो। तो θ1 बराबर, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, θ1 बराबर 0 डिग्री। फिर अब उसके बाद 90 डिग्री घुमा दीजिए आप, यहाँ से ऐसा 90 डिग्री घुमा दिया आप, अपने डाइपोल को हम लोग ऐसा बना देते हैं। तो ये क्या आ गया 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या है, θ2 बराबर 90 डिग्री। किया गया कार्य क्या होगा, तो अब इसमें रख लीजिए आप PE, θ1 क्या है 0, तो cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री, इसको मिटा लो। PE cos 0 क्या होता है, 1 होता है, cos 90 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 1, ये आ गया PE। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C PE, ठीक है। उम्मीद करते हैं मज़ा आ रहा है आप लोग को, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने इंग्लिश में लिखा है, मैं समझा दूँ कि वर्क डन मतलब कार्य, ठीक है। इन रोटेटिंग, रोटेटिंग माने घूर्णित करने में, घुमाने में, रोटेटिंग अ डाइपोल, एक डाइपोल को हम घुमा रहे हैं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब समरूप विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। फ्रॉम θ1 टू θ2, किसी एंगल θ1 पे था, θ2 पे ले जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऐसे ही मिलता जाएगा, ये मैंने पढ़ाया नहीं है,
नहीं पढ़ाया और लंबा लेक्चर जाता। तो अब मैंने ये डिसाइड किया जो जो चीज़ छूट जाएगा वो क्वेश्चन के साथ जैसे जैसे मिलता जाएगा हम लोग कवर करते जाएंगे। तो अब आप लोग याद रखेंगे कि जो MCQ का मैं क्लास लूँगा उसमें हमारा कॉन्सेप्ट भी रहेगा, कुछ नया मिलेगा हम लोग उसको भी देखेंगे, जो भी मिलेगा सबको देखेंगे, ठीक है। तो उससे हमारा न्यूमेरिकल या MCQ भी हो जा रहा है और नया कॉन्सेप्ट भी मिल जा रहा है। यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी भी कहलाएगा, ठीक है। फिर से मैं वीडियो रोक रहा हूँ, आगे के क्वेश्चंस लिख लेता हूँ। चलिए आइए, फिर से आपके स्क्रीन पे है, आप लोग इसको रोक सकते हैं और रोक के पहले ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। क्या दिया है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। मतलब ये क्या पूछ रहा है, विद्युतीय तीव्रता मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होता है E, उसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो E बराबर क्या होता है, F/Q होता है, ठीक है। ये तो बेसिक फॉर्मूला है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार, खोखले गोलाकार मतलब हॉलो स्फीयर, कंडक्टर है उसके भीतर का बात करना है। तो देखिए बताता हूँ यहाँ पे मैं आपको, ये अगर खोखला गोला है, इस पे इधर सब तरफ मान लीजिए प्लस चार्ज ही है, कहाँ रहेगा चार्ज, सरफेस पे रहेगा, क्योंकि अंदर में तो हवा है, अंदर में कुछ है ही नहीं। तो अब अगर इसके अंदर है, मान लीजिए हम कहीं पे यहीं पे आते हैं, ठीक है, यहीं पे आप आइए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आंसर होगा, ज़ीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि इसके अंदर जब हम आ गए तो अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, इसीलिए ज़ीरो होगा। बात समझ आई, अंदर कोई चार्ज है ही नहीं इसीलिए ज़ीरो होगा। समझ आ गया, अंदर इसके कोई चार्ज नहीं है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, सब चार्ज बाहर है। तो खोखला गोला या हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, आंसर ज़ीरो है। अब देखिए आप, मैं यहाँ पे गॉस का थ्योरम समझाना चाहता हूँ। गॉसेस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि टोटल फाई क्या है, फ्लक्स है। फ्लक्स कैसा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, नेट चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E.ds, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर गए, यहाँ पे हम एक इमेजनरी स्फीयर लेते हैं जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये गॉस का थ्योरम है, ये आप लोग लिख लेंगे जहाँ पे मैंने बता दिया है। ये चार्ज है, ये एप्सिलॉन नॉट सबको पता है, ये किसके बराबर होता है, E.ds। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ds क्या है, एरिया। अब मैं समझाता हूँ फ्लक्स होता क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया से जा रहा है। कैसा जा रहा है, परपेंडिकुलर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और किस एरिया से जा रहा है, तो ds, कोई छोटा सा एरिया हम लोग ले लिए, ds एरिया से जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है। फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो कि किसी एरिया से जा रहा है परपेंडिकुलर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स का गॉस थ्योरम क्या है, ये है। और हम लोग फ्लक्स डेफिनेशन से क्या सीखे, फ्लक्स बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली, मतलब लंबवत किसी एरिया से पास होगा, वो फ्लक्स कहलाता है। मान लीजिए ये एक एरिया है, ये फील्ड लाइन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो फ्लक्स 6 होगा। अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, तो जो फील्ड लाइन जा रहा है उसका इंटेंसिटी E/ds, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे तो टोटल एरिया का फ्लक्स मिल जाएगा हमको, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। तो इस फार्मूले से भी हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं कि अब जब इसके अंदर हम लोग को इस पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ से हम एक इमेजनरी गॉसियन सरफेस लेंगे, गॉसीय पृष्ठ जिसको बोलेंगे हिंदी में। अब ये गॉसीय पृष्ठ लिए, तो इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर चार्ज कितना है,
0, तो आप यहाँ 0 रख देंगे तो इधर वाला 0 आ गया, तो ई की वैल्यू भी क्या हो गया 0। समझ आया? ds तो 0, एरिया तो 0 नहीं हो सकता, तो ई 0। समझ आ गया? ठीक है, इसको मिटा दो। बस ये गॉस मिला तो ऐसे ही बता दिए गॉस थ्योरम, इसमें क्या क्या है वो बता दिए। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। 3 छोटे गोले प्रत्येक पर आवेश Q है, सब पे सेम चार्ज है। 3 छोटा स्फीयर ले लेते हैं, सब पे सेम चार्ज Q है। एक R त्रिज्या मतलब रेडियस, वृत्त मतलब सर्कल की परिधि मतलब क्या होता है? परिधि मतलब हुआ सरकमफेरेंस। तो 3 छोटा छोटा गोला है, वो R रेडियस वाले सर्कल के परिधि पे रखा हो, मतलब सरकमफेरेंस। परिधि क्या होता है? ये होता है परिधि, इस पे रखा हो। कैसे रखा हुआ है? इस प्रकार से रखे हैं कि वो एक समबाहु त्रिभुज बनाए। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए, मतलब एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कुछ इस टाइप से रहे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए। सब पे चार्ज सेम है। इसको कहाँ बना लूँ? यहाँ पे बनाता हूँ। मैं ऊपर वाला लाइन मिटा दे रहा हूँ, चलेगा? ठीक है, इसको बनाया मैंने ये यहाँ पे। ठीक है, ऐसे टाइप से तीनों चार्ज को रखना है। क्यू कहाँ रखना है? सरकमफेरेंस पे, कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। संभावित त्रिभुज बनाते हैं। यदि एक अन्य आवेश प्लस Q वृत्त के केंद्र पर, माने सर्कल के सेंटर पे रखा रहे, यहाँ पे एक प्लस Q चार्ज रखा रहे, वृत्त के केंद्र पर रखा हो, तो Q पर लगने वाला बल होगा। Q पे लगने वाला बल क्या होगा? तो अब आप देखिए, ये रेडियस होगा, कैपिटल R दिया है ना, कैपिटल R, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। यहाँ से सेंटर का दूरी सर्कल के, यहाँ पे Q चार्ज रखा है। ठीक है, ब्लैक कलर से लिखता हूँ। अब आप सोचिए कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये इस Q को क्या करेगा? ये Q इस Q को दूर भगाएगा। ठीक, इसका हम लोग नाम मान लेते, ये पॉइंट मान लो 1 2 3, तो ये क्या फोर्स लगाएगा? F1। ठीक, अब ये क्या फोर्स लगाएगा? ये भी इसको दूर भगाएगा। ये क्या फोर्स लगाएगा? F2, सॉरी ये 0.3 है ना, तो ये F3 लगाएगा, और ये भी इसको दूर भगाएगा, F2 लगाएगा। F1 F2 F3। अब आप लोग, इसको मिटा रहा हूँ, अब आप लोग याद कीजिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? दो चार्ज के बीच में फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q इंटू कैपिटल Q बाई R स्क्वायर। तो R की जगह पे यहाँ कैपिटल R है, कैपिटल R का स्क्वायर। अब हम ये वैल्यू हम इसके लिए निकालें या इसके लिए निकालें या इसके लिए निकालें, सेम होगा, क्योंकि सब के लिए दो चार्ज क्या है? स्मॉल q कैपिटल Q, स्मॉल q कैपिटल Q, स्मॉल q कैपिटल Q, और सब के लिए डिस्टेंस भी क्या है? R R R, डिस्टेंस भी सेम है, तो सब के लिए फोर्स सेम आएगा, बस डायरेक्शन अलग अलग रहेगा। ठीक है, अब फोर्स सब में सेम आएगा तो हम लोग मान लेते हैं ये भी फोर्स F है, ये भी F है और ये भी F है। ठीक, अब आप देखिए, अब हमको सॉल्व करके नेट फोर्स निकालना है। मैं यहां बना रहा हूं F2 F3 F1, सबके बीच में कितना एंगल है? 120 120 120, टोटल कितना हो गया? 360। ठीक, ब्लू वाला मार्कर कहाँ गया? एक सेकेंड, अच्छा खैर छोड़ो, गिर गया, अच्छा मिल गया। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम यहाँ से सीधा लाइन, ये थोड़ा सा ये ऐसा है, अब अगर हम लोग क्या करें, इसका बीच में एक लाइन खींच दें, ये लाइन खींच दें अगर, तो ये कितना हो जाएगा? 60, और ये कितना हो जाएगा? 60 60 60 120। अब आप देखिए, इसको भी मैं डाल दे रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है। अब आप देखिए कि अगर कहीं पे, ये सबको पता होगा, फिर भी अगर मान लेते हैं ये राम है,
ठीक है, राम ही लेते हैं। राम है, यह एंगल थीटा बना रहा है, तो राम जिसके साथ एंगल बना रहा है अगर उस पर आके सो गया तो ये क्या हो जाएगा, राम कॉस थीटा। और जिसके साथ एंगल नहीं बना उसके अपोजिट परपेंडिकुलर पे चला गया तो राम साइन थीटा। ये सब कोई जानते हैं। तो अब इसका कंपोनेंट टूटेगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा, F1 कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर की तरफ आके क्या बन जाएगा, F1 साइन थीटा। ये इधर जाके क्या बन जाएगा, जिसके साथ एंगल बना रहा है, F3 कॉस थीटा, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, F3 साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल F1 और F3 इक्वल, यहाँ पे क्या है, F1 बराबर, ऊपर का आ रहा है, 1 सेकेंड, ठीक है, F1 बराबर, F2 बराबर, F3 बराबर F है, तीनों बराबर हैं, हम F के बराबर मान लिए। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल और अपोजिट है, फोर्स कैंसिल हो गए। अब हमारे पास सिर्फ 2 फोर्स बचा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है F2 और ऊपर लग रहा है F3 कॉस थीटा एंड मतलब प्लस F1 कॉस थीटा, ठीक है। अब ये F3 और F1 इक्वल है तो इन दोनों को F लिख देते हैं बस। तो ये क्या हो जाएगा, 2F कॉस थीटा। अच्छा, थीटा कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, आप लोग को अगर कहीं पे एंगल वैल्यू चाहिए हो तो शायद सबको पता होगा टेक्निक, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर से टेक्निक कैसे, मतलब हमको रटना नहीं पड़े, साइन थीटा कॉस थीटा का कैसे वैल्यू निकाले। तो साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। साइन 0 डिग्री, आप एक काम कीजिए, यहाँ पे सब जगह 0 1 2 3 4 लिख दीजिए, उसके बाद सब के नीचे 4 लिख दीजिए, सबके नीचे 4 लिख दीजिए आप, उसके बाद सब पे रूट चढ़ा दीजिए, वही एंगल की वैल्यू होगी। सिंपल टेक्निक, 0 1 2 3 4 लिखिए, सबके नीचे 4 लिखिए और रूट चढ़ा दीजिए। ये तो साइन का हो गया। तो कॉस का क्या होगा, तो कॉस थीटा इधर से शुरू होगा, ये कॉस के लिए 0, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90। तो कॉस 60 कितना होगा, 1/√1/4, √1/4 कितना होता है, 1/2। इसको आप लोग लिख लीजिए रोक के, इसको, ये टेक्निक, इसको मैं मिटाल रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटाल देता हूँ, लिख लेंगे आप लोग। अब cos 60 1/2 होता है, तो 2f 1/2, 2 कैंसल। तो f ऊपर भी क्या लग रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, f। तो ऊपर भी f और नीचे भी F2 है, मतलब F2 बराबर f। तो ऊपर भी f नीचे भी f, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आंसर क्या होगा, 0। अब जब समझ आ गया तो आप लोग इसको याद भी रख सकते हैं कि अगर सर्कल पे इक्विलेटरल ट्रायंगल रहे, बराबर चार्ज रखा रहे, तो सर्कल के सेंटर पे क्या बनेगा, कितना लगेगा, अगर कोई चार्ज रखा है उस पर फोर्स 0 फोर्स लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी मिटाल देते हैं। लघु वैद्युत द्विध्रुव, लघु वैद्युत मतलब शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, छोटा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे -q, यहाँ पे +q, जहाँ भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मिले ये सब हम लोग को पता है। और ये हमारा क्या है, डिस्टेंस r है, सॉरी r नहीं 2a लेते हैं, 2a है, के कारण किसी अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके कारण किसी एक्सियल पोजीशन पर, मान लीजिए यहाँ सेंटर से r दूरी पर है ये एक्सियल पोजीशन P, तो इस पे ई एक्सियल हम लोग क्या निकाले थे, ई एक्सियल, अक्षीय बिंदु मतलब एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल स्थिति, एक्सियल पोजीशन पर हम लोग कितना निकाले थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, अब यहाँ से r दूरी लिए थे, अब निरक्षीय स्थिति पर यहाँ से आप r ले लीजिए, सेम डिस्टेंस r ले लीजिए आप, यहाँ पॉइंट P ले लीजिए। तो यहाँ पे E
इक्वेटोरियल बोलते थे इंग्लिश में, इक्वेटोरियल। निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति मतलब इक्वेटोरियल। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू। आप लोग में से जिसने भी मेरा वीडियो अच्छे से देखा है पिछला वाला, ये सब क्वेश्चन बना लेगा। बस एक दो जो दूसरा कॉन्सेप्ट आया है गॉस वॉस से सब, भले वो नहीं बना पाए, बाकी सब बना पाएगा। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मैं ई एक्सियल को लिख रहा हूँ ना, ई एक्सियल बराबर, इसको मैं डाल रहा हूँ, कितना है ई एक्सियल? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यू। अच्छा, अगर मैं 2 को बाहर निकाल लूँ तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यू। ये किसकी वैल्यू है? ये किसकी वैल्यू है? यहाँ देखिए, ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल मतलब डबल ऑफ ई इक्वेटोरियल। ई इक्वेटोरियल क्या होता है? निरक्षीय स्थिति का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सियल पोजीशन मतलब अक्षीय स्थिति का इलेक्ट्रिक फील्ड निरक्षीय स्थिति का 2 गुना होगा। ठीक है, इक्वेटोरियल एक्सियल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल वाले का 2 गुना होगा, तो इसका आंसर होगा 2 गुना। फिर मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखता हूँ। चलिए फिर से आपके सामने क्वेश्चन है, पहले आप लोग इसको ट्राई कर लीजिए, मैं फटाफट बनाता हूँ, आप लोग वीडियो रोक के पहले ट्राई कर लीजिए। सबसे पहले क्या बोल रहा है? एक बिंदु आवेश Q को E परिणाम वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। मतलब हमको Q पता है, E पता है, तो आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला फोर्स क्या होगा? तो E बराबर क्या होता है? F/Q। तो फोर्स F बल क्या होगा? Q इंटू E। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? AQ इंटू E। ठीक है, समझ आया? ओके, फटाफट करते हैं, ऊपर वाला मिटालते हैं। अब आप आइए दूसरा वाला। -8 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको निकालना है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है? Ne। चार्ज बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो हमको N निकालना है ना, हमको क्या निकालना है? ऊपर का आ रहा है, हमको N ही निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो N बराबर क्या हो जाएगा? आप यहाँ से निकाल लीजिए, Q बाई E बराबर N। तो N बराबर क्या हो गया? Q बाई E। ठीक है, अब Q का मान यहाँ कितना दिया है? -8। तो माइनस रखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि नंबर निकालना है। तो 8 अपॉन E कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए, अब यहाँ से अगर हम लोग पॉइंट हटा दें तो ऊपर एक 0 चला जाएगा, तो ऊपर वाला 80 हो जाएगा, नीचे वाला 16 और इंटू 10⁻⁻19। 16 × 5 = 80, तो 5/10⁻⁻19, -19 ऊपर जाएगा +19, तो 5 × 10⁻+19 मतलब 19। तो 5 × 10⁻+19 फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा आप लोग का। समझ आया? इसको भी मैं डाल रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन बना रहे होंगे तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं। ये सब मेरे को कराने की ज़रूरत नहीं थी, अगर आप ध्यान से अब मेरे जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ अगर आप उसको देखें, हाँ बस जो एक्स्ट्रा आ जा रहा है उसमें समझने की, बाकी सब आप वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 5 कूलम के 2 बराबर और विपरीत आवेश। तो यहाँ -5 कूलम, यहाँ +5 कूलम, बराबर एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते थे? डाइपोल का 2a लेते थे। तो 2a बराबर क्या दे दिया है? 5 सेंटीमीटर दे दिया है, मतलब 5 × 10⁻⁻2 मीटर ऊपर का आ रहा है। तो अब हमको क्या निकालना? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब P बराबर Q × 2a। अब Q कितना है? दोनों में से कोई एक, दोनों 5 रहता है, 5। 2a कितना है? 5 × 10⁻⁻2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 5 से 25 × 10⁻⁻2। और यूनिट क्या होगी? तो चार्ज का कूलम और इस डिस्टेंस का मीटर, कूलम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, आप लोग याद रखेंगे, कूलम मीटर है। तो ये हो गया 18 का 1। ठीक है, इसको भी मैं डाल देता हूँ। अब 19 वाले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की विमीय सूत्र है। ठीक है, वैद्युतशीलता क्या होता है, जो हम परमिटिविटी, इंग्लिश में वैद्युतशीलता बोले तो यस परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी। अब देखते हैं F पर, इसका हमको विमीय सूत्र निकालना, तो F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसको इधर ले आते हैं हम लोग, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर। अब हमको विमीय सूत्र निकालना है, तो विमीय सूत्र के लिए ऐसा वाला ब्रैकेट लिखते हैं, तो ये ब्रैकेट लिख देंगे, ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं, ये एप्सिलॉन नॉट ही हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 ऊपर में आप डालिए, यहाँ पे भी डालिए, यहाँ पे भी डालिए और यहाँ पे भी डालिए। तो अब फोर्स का यूनिट विमीय सूत्र क्या होता है, जिनको नहीं याद है कैसे निकालेंगे, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास बोले तो kg, एक्सेलरेशन बोले तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका विमीय सूत्र निकालें तो ये क्या हो जाता है, kg मतलब मास, मास का m लिखते हैं हम लोग, द्रव्यमान का m और लेंथ का l और समय का, टाइम का t, t-2, mL-t-2। तो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट का कुछ नहीं होता है, इसलिए कांस्टेंट हटा दिया। नीचे में क्या आएगा, f की जगह पे mL-t-2 और r स्क्वायर मतलब डिस्टेंस, लेंथ का स्क्वायर तो l स्क्वायर, लेंथ के लिए डिस्टेंस के लिए l रखते हैं। अब Q1 Q2, तो Q1 Q2 क्या है, कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। तो अब कूलम जो है हमारा फंडामेंटल यूनिट नहीं है, तो कूलम को हम लोग चेंज करेंगे उसमें। तो देखिए हमको पता है करंट I बराबर, बेसिक 10th में पढ़े हम लोग, Q/T होता है, इसकी यूनिट क्या है। अब मैं ये एरो का मतलब क्या है, यूनिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो I की यूनिट क्या है, एम्पियर, और एम्पियर फंडामेंटल यूनिट है। एम्पियर बराबर Q का, चार्ज का कूलम बाई टाइम का सेकेंड। अब यहाँ से हम लोग को कूलम का वैल्यू मिल जा रहा है, कूलम का वैल्यू क्या है, इसको आप यहाँ भेज दीजिए तो एम्पियर सेकेंड। ठीक है, कूलम की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एम्पियर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या आया अपना C इंटू सी, कूलम का स्क्वायर, और कूलम के स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, AS का स्क्वायर। ठीक है, नोट करेंगे इसको, AS का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा हाँ AS, तो S को हम लोग क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, सेकेंड बन टाइम, T लिख दिए, तो A स्क्वायर T स्क्वायर बाई, अब यहाँ देखिए अगर इसको खोलेंगे तो L का पावर 1 और L का पावर 2, L का पावर 3 हो जाएगा, M रहेगा, L का पावर 3 और T का पावर -2, T का पावर -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, और पहले से एक +2 है तो T का पावर 4 हो जाएगा। M को भी आप ऊपर ले जाइए तो M -1 हो जाएगा, नीचे में 1 है। ठीक है, L ऊपर जाके L -3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर T -2 है नीचे, ऊपर 2 है तो -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो T 4 हो जाएगा, और A स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप लोग ढूंढ लीजिए ये वाला कौन सा ऑप्शन है, M-1 L -3 T स्क्वायर, ये नहीं है, ये है M-1 L -3 T 4 A स्क्वायर। तो B ऑप्शन हमारा करेक्ट है। समझ आ गया। अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, इस लास्ट वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन में गलती करेंगे। ठीक है, बी वाला आंसर हो गया 19 का। अब किसी से भी पूछा जाए तो मैक्सिमम लोग इसका ये जवाब देंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल रखा है ऐसे, यहाँ +Q चार्ज, यहाँ -Q चार्ज, तो -Q पे फोर्स इधर लगेगा, F बराबर -QE, इधर क्या लगेगा, F बराबर +QE। हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई दोनों पे फोर्स इक्वल और अपोजिट है, तो ये फोर्स और ये फोर्स कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब नेट फोर्स इस पे क्या है, 0 है। वैद्युत द्विध्रुव कोई बल अनुभव नहीं करेगा, मैक्सिमम लोग ये बना देंगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा,
अब यहाँ पे आप लोग को इम्पोर्टेंस समझ आएगा कि ध्यान से लेक्चर देखने का क्या मतलब है। अब जब मैंने लेक्चर पढ़ाया था, जो भी वीडियो लेक्चर मैंने लिया था, इसको मैं डाल रहा हूँ, उसमें मैंने बोला था कि जैसे ये प्लस चार्ज के लिए ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो अब आप लोग याद कीजिए, मैंने बोला था कि जहाँ पे लाइन पास पास है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। तो अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पास पास है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे पास पास है, मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे दूर दूर है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। समझ आ रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास पास है, यहाँ पे दूर दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पे फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा और यहाँ पे फोर्स वीक होगा। अगर एक समझने के लिए हम लोग मान लें, यहाँ पे मान लीजिए 10 लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे उससे ज़्यादा ही लगेगा, 10 से बड़ा या ज़्यादा, 10 से ज़्यादा लगेगा। ठीक है, कुछ भी लगे, 12 लगे, 10 से ज़्यादा 12 लगे, इधर ही ज़्यादा लगेगा। बात समझ आ रही? क्यों? क्योंकि इधर फील्ड स्ट्रॉन्ग है। समझ आया? इधर फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव बाईं ओर बल अनुभव करेगा, मतलब ये लेफ्ट साइड फोर्स फील करेगा। रिजल्टेंट फोर्स किधर फील करेगा? लेफ्ट साइड फील करेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। बाईं ओर क्यों फील करेगा? क्योंकि इधर 10 लग रहा है अगर, तो इधर 10 से ज़्यादा लग रहा है, 12 लग रहा है, तो फाइनली ये किधर फील करेगा? लेफ्ट साइड, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आया होगा। जिनको नहीं समझ आएगा पहले जाके वहाँ उस लेक्चर को समझें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपने आप में डायरेक्शन भी बताता है और स्ट्रेंथ भी बताता है। तो यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो जहाँ लाइन पास पास है वहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें ये डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।